चलो, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 7 मेनली, जो कि था अबाउट मोशन, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे अलग अलग टाइप के मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। हमने देखा था कि मोशन को किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, किन किन पैरामीटर्स पे डिफाइन करते हैं, जैसे वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सारी बातें हमने देखी थी पिछले चैप्टर में। फिर लास्ट में हमने एक टॉपिक और देखा था जो कि था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे हमने देखा था कि उस मोशन में हमेशा एक क्लोज लूप बनता है, एंड दैट इज आर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर अब हम थोड़ा आगे चलें और आज हम अगर शुरू करें चैप्टर 8, जो कि है अगला चैप्टर क्लास 9 का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले तो अगर हम इस चैप्टर को पढ़ें और उसको पिछले चैप्टर से लिंक करें, तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, चलो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम देखें कि हमने मोशन के बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस देखे, जैसे अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसा होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो कैसा होता है, और भी हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। हमने बहुत चीज़ें देखी थी। तो अगर हम अब एक इतना कुछ पढ़ने के बाद अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछे कि मोशन होता ही क्यों है, व्हाट कॉजेज मोशन, अगर हम आज एक क्वेश्चन पूछे व्हाट कॉजेज मोशन, इतने सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ मोशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर हम सबसे पहले एक सिंपल सी बात पूछे कि मोशन ही क्यों होता है, तो और हमने स्पीड देखा था, तो स्पीड जो है टाइम के साथ क्यों चेंज होती है, चेंज हो रही है, हमने देखा। हमने ये भी देखा अगर यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम पूछे कि हो ही क्यों रही है, वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, फिर अगर हम और अपने आप से पूछे कि क्या सारे मोशंस जो हैं जिस भी रीजन से होते हैं, क्या सब मोशन उस एक ही रीजन की वजह से होते हैं, या फिर अलग अलग मोशन का अलग अलग कॉज है। तो अगर मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूं, डू ऑल मोशन हैव द सेम कॉज, फिर अगर हम और आगे चलें और पूछें कि इस कॉज का नेचर क्या होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस, वॉट एवर, जो भी रीजन है, जिस भी रीजन की वजह से मोशन हो रहा है, उस रीजन का उस कॉज का नेचर क्या होता है, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। तो अगर हम अपने आप से ये सारे क्वेश्चंस पूछें, तो हम देखते हैं कि हम अब एक मोशन के टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली देखा जाए तो मोशन की बैक स्टोरी समझते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज। तो इन मेनली हम इन चार बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये चार हमने क्वेश्चंस पूछे अपने पिछले चैप्टर की नॉलेज के बेस पे। तो अगर हम थोड़ा देखें, जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम मोशन में देखते हैं तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अगर हम उनको समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हम रोज देखते हैं जो भी ऑब्जेक्ट है, हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जनरली वो मोशन में होता ही है। हमारे आसपास लोग देख लो, कार देख लो, हम खुद, इवन दो हमें लग रहा है कि हम एक रूम में खड़े हैं, लेकिन एक्चुअली हम अर्थ के साथ मोशन में ही हैं। मोशन टाइप अलग अलग का हो सकता है, उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले केस में, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हम सबसे पहले सारे 1D मोशन डिस्कस कर रहे थे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन हम डिस्कस कर रहे थे। फिर हम थोड़े आगे चले, हमने एक सर्कुलर मोशन डिस्कस किया। तो अलग अलग टाइप के मोशन हो सकते हैं, लेकिन इन दी एंड सारे मोशन ही है, और इन दी एंड उस मोशन का कोई कॉज होगा जो हम मेनली देखेंगे इस चैप्टर में। तो अगर हम देखें अपने आसपास कुछ बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा, एक बॉल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बॉल जो कि ग्राउंड में पड़ी हुई है। तो अगर अब हम इस ऑब्जेक्ट को देखें तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उस बॉल को हिट करें, मान लेते हैं ये हमारी एक बॉल है जो कि ग्राउंड में पड़ी हुई है। अब इस बॉल को
पहले ये बस स्टेशनरी पड़ी हुई है। अगर आप पिछले चैप्टर थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे तो हमने देखा था कि जब भी हमने यूज किया था वर्ड स्टेशनरी या फिर रेस्ट, तो हम कहते थे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इज इक्वल टू 0, जहां u इनिशियल वेलोसिटी को दिखाता है। अब अगर हम थोड़ी आगे इसमें बात करें तो हम देख सकते हैं कि अगर इस बॉल को मैं थोड़ा सा हिट करूं मतलब एक फोर्स दूं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं F, तो अगर इस बॉल को जो कि ग्राउंड पे पड़ी हुई थी रेस्ट पे, इनिशियल वेलोसिटी 0 पे, अगर मैं इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाऊं तो हम ये देख सकते हैं कि बॉल जो है वो चलने लगेगी, इट विल स्टार्ट मूविंग। तो अगर इट विल स्टार्ट मूविंग मतलब उसकी जो वेलोसिटी जहां 0 थी उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हम मान लेते हैं वो थोड़ा मूव करती है और कुछ पोजीशन के बाद थोड़ी देर वो मूव करती है, हम मान लेते हैं टाइम t के लिए वो मूव कर रही है, उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, उसको मैं s से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, और बाद में उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से तो बढ़ेगी, तो कुछ वेलोसिटी होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 से बढ़ के उसकी कुछ वेलोसिटी भी हुई, उसने कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल किया, उसे कुछ टाइम भी लगा ट्रैवल करने में। लेकिन क्या अगर आप खुद बता पाओगे, अगर उस बॉल को मैंने हिट किया तो क्या वो बॉल हमेशा मूव करती रहेगी ग्राउंड पे एंडलेसली? हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होगा। वो कुछ टाइम के बाद खुद आके जो है एक दूसरी पोजीशन पे, जैसे अगर मान लो मैं इस पोजीशन को ए मान लेती हूँ तो ये पोजीशन बी पे आके खुद ही रुक जाएगी अपने आप, इट विल स्टॉप, इट विल नॉट मूव फॉर एवर। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या देख सकते हैं कि व्हेन अ बॉल इज हिट, व्हेन अ बॉल ऑन रेस्ट इज हिट, तो क्या होगा, इट विल मूव, लेकिन इट विल नॉट मूव फॉर एवर, it is hit, it will move for a certain distance, and after that it will come to rest. तो ये हम जानते हैं अपनी रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन से, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ मोशन करने के बाद बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दे तो वो अपना मोशन भी बंद कर देगा कुछ टाइम बाद और वो रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये बात अगर हम देखें तो क्या हमें बॉल को हिट कर, मतलब एक स्टेशनरी बॉल को मोशन में लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी, मतलब एक्सटर्नल फोर्स F देना पड़ा। लेकिन जब हमने उसको उतना फोर्स दे दिया तो क्या मोशन में लाने के बाद उल्टा प्रोसेस करने के लिए, मतलब मोशन में लाने के बाद फोर्स को, बॉल को वापस से रेस्ट पे लाने में क्या हमें मेहनत करनी पड़ी? नहीं, वो अपने आप काम हो गया ये। तो क्या हम कह सकते हैं इस बात से कि रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो इस बात से हम ये भी पता लगाते हैं कि जो रेस्ट है, मतलब रेस्ट मतलब एक ऐसी पोजीशन जहां पे जो है उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है, मतलब वो रेस्ट पे आ जाता है। तो रेस्ट is the natural state of an object. Natural state of an object. तो ये बात हमें इस ऑब्जर्वेशन से, इस बॉल के मोशन से हमें इतना समझ आया कि जब एक बॉल रेस्ट पे थी तो उसको हमें स्टार्ट करने के लिए, मतलब मोशन देने के लिए या फिर यूं कह लो कुछ वेलोसिटी देने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, तब जाके वो रेस्ट से मोशन में आई। लेकिन एक बार जब वो मोशन में आ गई तो उसको वापस से रेस्ट पे लाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये प्रोसेस अपने आप हो गया। तो इस बात से हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि जो रेस्ट है, रेस्ट जो स्टेट है वो एक नेचुरल स्टेट है, वो एक नेचुरल स्टेट है ऑफ एक ऑब्जेक्ट का। उसको अटेन करने के लिए या करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी होती, वो अपने आप हो जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो हम आज ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं कि बहुत पहले से बहुत से साइंटिस्ट देखते आ रहे हैं, जैसे कि गैलीलियो है, आपने पढ़ा होगा शायद गैलीलियो गैलीली के बारे में, वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट माने जाते हैं। आइजैक न्यूटन है, न्यूटन के बारे में तो सब जानते हैं। तो ये सब जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इन ऑब्जर्वेशंस को देखा और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्हें इस स्टेट ऑफ मोशन को समझना था। तो उन्होंने क्या क्या किया ये हम देखेंगे। उन्होंने बहुत से एफर्ट्स किए, बहुत से थियोरीज दी।
तो इसी मेजरली हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर ये बॉल का एग्जाम्पल ही ले, अगर हम इसे कंटिन्यू करें, तो हमने देखा कि अब ये बॉल रेस्ट पे थी और ये आगे मोशन में आई, तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमने कुछ एफर्ट लगाया। तो हम कह सकते हैं हमने एक मस्कुलर एफर्ट लगाया इस बॉल को मूव करने के लिए, क्योंकि हमने उसको किक किया। किक कोई भी हमें पता है, अगर हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो इट्स ऑलवेज बाय आवर मसल्स। तो मैं इसको साफ कह सकती हूँ कि ये जो फोर्स हमने दी है हमारी तरफ से दिया हुआ एक एक्सटर्नल फोर्स था, और ये हमारा एक मस्कुलर एफर्ट था इस बॉल को मोशन में लाने के लिए स्टेट ऑफ रेस्ट से। तो अच्छा, अब हमने देखा कि बॉल को अगर हमें मूव करना है तो हम ये जो मोशन है ये दो तरीके से ला सकते हैं। दो तरीके का मोशन हो सकता है, और बॉल का या किसी भी चीज का जो हम अपने आसपास देखते हैं तो ये दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला तो वी कैन से कि जो ऑब्जेक्ट है अगर हमें उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कराना, मतलब यहां से अगर स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन मान लेते हैं, बीच में यहां कहीं बॉल मूव कर रही होगी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं ये एक स्टेट था जहां पे बॉल जो है वो मोशन में थी, यहाँ पे ऐसे कुछ वेलोसिटी है और कुछ टाइम बाद ये रेस्ट पे आई। तो उस केस के लिए उस केस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ V डाल देती हूँ, और ये पॉइंट हमारा A, B एंड C है। तो अब अगर हम देखें कि अगर इस बॉल को हमें मूव कराना था तो हम कह सकते हैं कि इस बॉल को हमें या तो पुश करना था या तो हमें पुल करना था। अगर हम पुश या पुल कुछ भी करते हैं इस बॉल को, यहां से मैं पुश करती या फिर उसको आगे तरफ खींचती, दोनों ही केस में हम एक ही ऑब्जर्वेशन देखती कि जो बॉल का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, मतलब या जो स्टेट है नेचुरल स्टेट ऑफ मोशन, चाहे रेस्ट का हो या मोशन का, वो चेंज होता। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि हमने जो फोर्स लगाया इज बेस्ड ऑन पुश या पुल, दोनों ही हो सकता है, पुश और पुल। तो अगर आप नोट करें तो मैं बार बार कह रही हूं स्टेट ऑफ मोशन, तो क्या जो हमारा स्टेट ऑफ मोशन है ये पुश और पुल का मतलब अगर मैं एक पुश देके बॉल को रेस्ट की पोजीशन से मोशन में ला सकती हूँ, तो क्या मैं वही पुश देके बॉल को मोशन से रेस्ट पे ला सकती हूँ? एक्चुअली वो भी हो सकता है। इमेजिन एक मूविंग बॉल है और अगर मैं उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाऊं, जैसे अगर ये बॉल का डायरेक्शन इधर है और मैंने इस तरफ फोर्स लगाया, मतलब इसके मोशन के ऑपोजिट, तो क्या ऐसा होगा कि बॉल रुक जाएगी? बिल्कुल होगा। तो ये जो इसका मोशन है वो रुक जाएगा। तो हमने लेकिन इस केस में भी हमने पुश ही लगाया, उसी पुश से पहले मोशन स्टार्ट हुआ था और अब उसी पुश से मोशन स्टॉप हुआ है। तो इससे हम ये साफ कह सकते हैं कि जो पुल है या पुश है ये दोनों ही बेसिकली ये फोर्स है। फोर्स के दो तरीके हैं, फोर्स लगाने का दो अलग अलग तरीका है, या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या तो हम पुल करते हैं। दोनों ही केस से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव भी कर सकते हैं और स्टेट ऑफ रेस्ट में भी आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे कि कैसे हम जो है क्या क्या पैरामीटर्स पे हमारे जो चेंजेस होते हैं एक ऑब्जेक्ट के मोशन में होते हैं जब हम उस पर एक फोर्स लगाते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अभी तक भी हम फेमिलियर हैं, आप सब बता सकते हो कि सबसे पहले तो एक फोर्स क्या क्या करता है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक फोर्स जो है इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सबसे पहली चीज तो यही कर सकता है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है, बहुत से एग्जांपल्स दिखे हैं इस केस में। तो इट कैन अ फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं मतलब नेचुरल सी बात है उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी, मतलब कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इन अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है, ये हम देख चुके हैं। तो वेलोसिटी में चेंज कब आ रहा है? जब कोई फोर्स लग रहा है।
तो यहाँ पे ये तो हमारा फोर्स लगाने की पहली बात तो यही होगी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को। एक फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज ला सकता है, ये पहला चीज है जो फोर्स करता है। अगर हम आगे चलें थोड़ा, इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये भी हमने देखा है ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कि इट कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब क्योंकि हमने बात वेलोसिटी की कर दी, वेलोसिटी अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब एक्चुअली हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। और अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन तो होगी ही। तो ये दो चीजें तो हमें पता ही है कि ये कर सकता है पिछले चैप्टर से। अगर एक फोर्स हम लगा रहे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ये दोनों चीजें तो श्योरली करेगा। अगर हम और आगे चले और भी थोड़े अपने रेगुलर लाइफ एग्जाम्पल्स को देखें और समझे तो हम ये भी जानते हैं, बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि एक फोर्स ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है। तो ये भी हम जानते हैं कि अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। शेप एंड साइज चेंजेस। तो ये तीन चीजें हम अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन से और बेस्ड ऑन हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है इससे हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं तो ये तीनों चीजें तो होती है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें इसका, ये फर्स्ट दो तो हम बहुत देख चुके हैं, लेकिन चलो अगर हम देखें कि शेप एंड साइज के तो मैं बहुत से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग है, अगर हम एक स्प्रिंग पे एक मोशन फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, मान लो मैंने ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, अगर मैं स्प्रिंग को पॉइंट बी की तरफ से खींचूंगी तो स्प्रिंग का जो लेंथ है ये बड़ा होगा। तो बड़ा हो रहा है तो इसका जो साइज है वो बड़ा हो रहा है। फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी यही बॉल है, मैं इसके ऊपर अगर मैं फोर्स लगाऊं, यहां से भी लगाऊं और यहां से भी लगाऊं, तो फोर्स का ये जो साइज है, ये जो बॉल का जो साइज है वो थोड़ा पतला होगा। ये ऐसा है तो दम लगाने के बाद ये थोड़ा एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे इसके दोनों एंड्स, तो इसकी शेप बदल रही है। तो ये हमारे कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ये चीजें हो सकती है। वैसे ही अगर हम कॉमन एग्जाम्पल लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, तो हम सबने फुटबॉल खेला है, तो हम सब जानते हैं अगर हम फुटबॉल को किक करते हैं किसी एंगल पे तो उसका डायरेक्शन बदलता है। तो ये भी एक और कॉन्सिक्वेंस है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो चलता हुआ ऑब्जेक्ट, जैसे ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का, तो हमने सीधा एग्जांपल देखा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे था, हमने इस पे फोर्स लगाया तो किसी v वेलोसिटी से चलने लगा थोड़ी देर बाद। तो और इसका कॉज क्या था, ये फोर्स F। तो हम सब जानते हैं कि ये तीन केसेस होते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं। तो अब हम और जानते हैं फोर्सेस कितने तरीके के होते हैं फिर, और हर टाइप का क्या जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे कैसा असर डालता है। लेट्स सी। तो अगर मैं फोर्सेस के टाइप्स की बात करूं तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होते हैं बैलेंस्ड फोर्स और एक होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये दो तरीके के फोर्सेस हैं और आई एम श्योर कि आप लोगों ने इन दोनों फोर्सेस को अपनी रियल लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ये दो मेन टाइप्स है फोर्सेस के। और अगर हम इन फोर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें, जैसे हमने पिछले केस में एक एग्जाम्पल लिया था, तो हम इस केस में भी एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि किसी टेबल पे ये एक वुडन ब्लॉक है, ये एक वुडन ब्लॉक मान लेते हैं। ये वुडन ब्लॉक जो है ये पड़ा हुआ है और इसके ऊपर हम अलग अलग तरीके का फोर्स लगा के देखते हैं और देखते हैं कि अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन से आप भी आंसर कर पाओगे कि इस वुडन ब्लॉक का क्या होगा। उस केस में इसका मोशन होगा नहीं होगा, कैसा मोशन होगा, ये आप सब बता पाओगे। मान लेते हैं ये वुडन ब्लॉक है और इसको हमने यहाँ दो स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है। ये है स्ट्रिंग X और ये है स्ट्रिंग Y, हम नाम दे देते हैं। तो अगर ऐसा होगा और मान लेते हैं हमने स्ट्रिंग X को खींचा, X को मतलब इस डायरेक्शन में हमने एक फोर्स लगाई, तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है दिस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट। तो अगर पहले केस में हम देखें X इज पुल्ड,
स्ट्रिंग एक्स इज पुल्ड, तो क्या होगा, ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स राइट, ब्लॉक विल मूव राइट, ये हम जानते हैं। अगर मैं दूसरा केस लूं कि स्ट्रिंग वाई को अगर मान लो मैंने खींचा, तो अगर मैंने वाई को खींचा, वाई इज पुल्ड, तो क्या होगा, ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब हमने जिस भी डायरेक्शन में फोर्स दी उस डायरेक्शन में मोशन होगा। पहले केस में इसका ब्लॉक का मोशन राइट होगा, दूसरे केस में इसका मोशन लेफ्ट होगा, ये हम सब जानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर हम लोग मान लो हमने तीसरे केस में दोनों स्ट्रिंग्स को खींचा, एक्स और वाई दोनों को खींचा, बराबर के फोर्स लगा के खींचा। अगर ऐसा क्या, मान लो हमने इधर भी एक्स की तरफ भी उतना ही फोर्स लगाया खींचने में जितना हमने वाई की तरफ लगाया, तो क्या होगा, क्या मोशन होगा इस ब्लॉक का? तो हम सब अपने कॉमन ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि उस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इफ बोथ एक्स एंड वाई आर पुल्ड, अगर ऐसा होता है तो नो मोशन, मतलब कोई मोशन नहीं होगा, लेकिन गिवन है कि दे आर पुल्ड विथ इक्वल फोर्स, विथ इक्वल फोर्स। तो अगर हमने दोनों को इक्वल फोर्स से खींचा है दोनों डायरेक्शन में, यहां से भी और यहां से भी, तो इस केस में कोई मोशन नहीं होगा। ये बात एक हम अपने डेली लाइफ से बता सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अब द मोशन तो हुआ नहीं, मतलब बॉक्स मूव भी नहीं किया, ये जो हमारा वुडन प्लैंक है वो मूव नहीं किया। तो इससे हम क्या बता सकते हैं इस केस में कि ये जो इक्वल फोर्स जब हमने लगाया तो देयर वाज नो मोशन। तो ऐसे फोर्सेस को जो कि इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, और ऐसे फोर्स को हम ये नाम देंगे बैलेंस्ड फोर्स। नाम से लग रहा है बैलेंस, मतलब दे आर बैलेंस, दोनों डायरेक्शन में दे आर इक्वल। तो बैलेंस्ड फोर्सेस, अगर मैं ये केसेस हटाऊं और बैलेंस्ड फोर्सेस को हम देखें, बैलेंस्ड फोर्स, तो इसके बारे में हमने क्या जाना, सबसे पहली बात तो हमने यही देखी कि दे डू नॉट चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन दोनों। यहां पे हमने क्या देखा, ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे ही था, पड़ा हुआ था। अगर हमने दोनों स्ट्रिंग को खींचा, इक्वल मैग्नीट्यूड से खींचा, तो हमने एक्चुअली बैलेंस्ड फोर्स लगाया। और अगर एक बैलेंस्ड फोर्स लगाया तो हम सबने देखा कि बॉक्स का कोई मोशन नहीं हुआ। तो इस केस में जो उसका स्टेट था मोशन का, जैसे यहाँ पे वो पहले भी रेस्ट पे था, अब क्योंकि ये मूव नहीं किया तो बाद में भी रेस्ट पे है, तो कोई चेंज नहीं हुआ स्टेट ऑफ रेस्ट पे, और लॉन्ग वो रेस्ट पे रहा। तो इसका मतलब हम ये बता सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स जो है उसकी वजह से कोई स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज नहीं आया। लेकिन अगर मान लो एक कोई मूविंग बॉल होती, और उसको हम दोनों तरफ से बराबर के फोर्स पे से धक्का मार रहे होते, जैसे कि मान लो ये कोई बॉल है और ये मूव कर रही है। अब जब ये मूव कर रही है तो हमने इधर से भी उतना ही दम लगाया, ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हमने यहां से भी उतना ही दम लगाया और यहां से भी उतना ही लगाया। अगर ऐसा हमने किया तब भी हम देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये चेंज नहीं होगी। अगर ये गिवन कि ये दोनों इक्वल फोर्स लग रहे हैं, जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैंने F फोर्स लगाया तो मैं यहां से भी F ही फोर्स लगा रही हूँ, उस केस में हमारा जो बॉल का जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। तो उस केस में हम कह सकते हैं ये जो फोर्स है या फिर जो फोर्स हमने यहाँ लगाया स्ट्रिंग एक्स और वाई पे, ऐसे फोर्सेस को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। और इस केस में कोई स्टेट चेंज नहीं होता, चाहे वो रेस्ट का हो या फिर चाहे वो मोशन का हो। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये तो हमने एक केस लिया बैलेंस फोर्स का, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हम इसको इन स्ट्रिंग्स को हम और अलग अलग तरीके से जो है फोर्स लगाएंगे। जैसे सबसे पहले हम एक केस लेते हैं जहां पे हमने एक्स को एक ज्यादा फोर्स से खींचा। फिर से हम एक और केस लेंगे, एक्स जो है इज पुल्ड विथ ग्रेटर फोर्स, ग्रेटर फोर्स मतलब हमने y को भी खींचा है, ऐसा नहीं है हमने सिर्फ x की तरफ फोर्स लगाया है, हमने y को भी फोर्स लगाया है। तो इस केस में अगर हम देखें कि अगर हमने x को ज्यादा फोर्स से खींचा है एंड y विथ लेस फोर्स,
y विद लेस फोर्स। तो इसको मैं डिनोट करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा एरो दे देती हूँ। तो अगर मैं ये देखूं कि x की तरफ हमने ज्यादा फोर्स से खींचा और y को कम, तो क्या उस केस में कोई मोशन होगा? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल होगा, x की डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये भी है कि हमेशा मोशन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, दूसरे डायरेक्शन में नहीं लगा रहे हो, तो ही मोशन होगा उस फोर्स की डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होता। अगर आप दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन एक डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, दूसरे डायरेक्शन में कम, तो भी मोशन होता है, और इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स मोशन होता है। यही केस अगर हम उल्टा कर लें, इस केस में अगर हम देखें कि y को हमने ज्यादा फोर्स लगाया है, y इज पुल्ड विथ ग्रेटर फोर्स एंड x with लेस फोर्स। तो अगर ऐसा हुआ तो हम देखेंगे जो ब्लॉक का मोशन है वो टुवर्ड्स y होगा, y की डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा। क्यों? क्योंकि y की तरफ हमने ज्यादा फोर्स लगाया और x की तरफ कम लगाया। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक जो मोशन होगा, मोशन टुवर्ड्स x, और यहाँ पे क्या होगा, मोशन टुवर्ड्स y। तो ये जो है हमने ये कॉमन चीजें देखी यहाँ पे। तो अगर हम ऐसे फोर्सेस को नाम दें जो कि दोनों डायरेक्शन में लगे, लेकिन फिर भी पिछले केस की तरह ऐसा नहीं हुआ कि ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं हुआ। इस केस में हम साफ देख सकते हैं कि इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे पड़ा हुआ था, और अब फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ है, वो मोशन में है। तो ऐसे फोर्सेस को जो कि एक तरफ हमने ज्यादा लगाया, दूसरी तरफ कम लगाया, या फिर पहले केस में हमने एक्स में ज्यादा लगाया था, वाई में कम लगाया था, ऐसे केसेस को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। फिर से नाम से पता लग रहा है, अनबैलेंस्ड मतलब हमारे एक तरफ फोर्स ज्यादा है और दूसरी तरफ कम है। तो ऐसे फोर्स को हम नाम देंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में जो है, जो देयर इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। एक तो ये बात हो गई, इट विल मूव। अच्छा, अब अगर इट विल मूव तो किस डायरेक्शन में इट विल मूव? तो इट विल मूव टुवर्ड्स in the direction of greater force. The object will move in the direction of greater force. तो ये जो दो कॉमन ऑब्जर्वेशंस है, ये हमने इस एग्जाम्पल के जरिए समझी। तो यहाँ पे हमेशा हमने देखा, तो हमने दो केसेस देखे, एक थे बैलेंस्ड फोर्स और एक था अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स में हमने क्या देखा कि देयर इज नो मोशन। अगर मैं इसको सिंपल समझाऊं एक वर्ड में, तो ये है देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं हुआ बैलेंस्ड फोर्स में। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स में हमने देखा कि देयर वाज मोशन। कहाँ मोशन? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो ये हम कुछ कॉमन एग्जाम्पल से इतनी बात समझ सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा और आगे जाएं और इसको हम और भी अलग अलग एग्जाम्पल से रिलेट करें कि क्या ऐसा सिर्फ इस बॉक्स के केस में हुआ या फिर ये और भी केसेस में होता है, तो हम सब ने देखा है कि अगर मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिमिलर ऐसा ही एग्जाम्पल है। अगर हम एक और केस कंसिडर करें, तो अगर मान लो कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स यहां पड़ा हुआ है, दिस इज अ बॉक्स। अब अगर हम इस बॉक्स को देखें और मान लेते हैं कि यहाँ पे
फोर्स लगाया गया इस डायरेक्शन से, मान लो ये पॉइंट ए है और पॉइंट ए से हमने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया है इस बॉक्स पे, तो हम सबसे पहले देखेंगे अच्छा ये बॉक्स जो है ये जमीन पे पड़ा हुआ है, ये बॉक्स इनिशियली मोशन में नहीं था। अगर मैं कुछ कंडीशन स्पेसिफाई कर दूं इस बॉक्स के बारे में, तो ये बॉक्स बस पड़ा हुआ था, ये इनिशियली रेस्ट पे था, ये मोशन में नहीं था। अब मैंने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया है इस पॉइंट से, पॉइंट ए से, यहाँ पे मान लेते हैं हमने फोर्स एफ लगाया है और हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं, मान लो इनिशियली हमारा जो फोर्स था वो कम था, तो हम जाहिर सी बात है अगर बहुत बड़ा भारी बॉक्स है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बॉक्स है वो सबसे पहले इनिशियली अगर हम बहुत कम फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं करेगा। तो हमने फर्स्ट केस कंसिडर किया कि एक स्मॉल फोर्स लगाया गया है, स्मॉल फोर्स, तो क्या हुआ, नो मोशन। अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें यहाँ की, नो मोशन, कोई मोशन नहीं होगा। तो इस चीज को हमने और थोड़ा सुधारा और अगले केस में हमने देखा कि थोड़ा और जो हमने फोर्स का जो अमाउंट है वो हमने बढ़ा दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्मॉल फोर्स लगाया था, अगले केस में हमने थोड़ा बिगर फोर्स लगाया। तो इस केस में हमने फिर से देखा कि देयर इज नो मोशन। ये आप अपने एग्जाम्पल्स को बहुत रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो और ध्यान आप सोच सकते हो कि अगर एक बहुत बड़ा बॉक्स है उसमें हम इनिशियली दम लगाते हैं तो बॉक्स नहीं हिलता, हम थोड़ा और दम लगाते हैं बॉक्स फिर नहीं हिलता। अब अगर हम लास्ट में अगर देखें तो हम बहुत एक्सट्रीम ज्यादा अगर हम फोर्स लगाएं, तो अगर हम एक लार्जर फोर्स लगाएं तो क्या होगा, मोशन होगा, देयर विल बी अ मोशन। तो ये तो एक कॉमन सा एग्जाम्पल है, ये ऑब्जर्वेशन हम रोज देखते हैं। लेकिन अब अगर हम समझे कि ऐसा हुआ क्यों, कि पहले हम फोर्स लगा रहे थे और यहाँ पे अगर आप साफ देखो तो विजिबली तो यहाँ तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो हम लगा रहे हैं, कोई ऑपोजिंग फोर्स तो है नहीं। तो अगर आप कहो तो ये तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि सिर्फ फोर्स यहाँ लग रहा है, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स नहीं आ रहा, तो फिर ये बॉक्स क्यों मूव नहीं कर रहा था। क्योंकि जो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा, अगर हम सिर्फ एक ही तरफ से स्ट्रिंग पुल कर रहे थे या फिर एक ही तरफ फोर्स लगा रहे थे तो जो बॉक्स है वो उसी डायरेक्शन में या में मूव कर रहा था। तो इस केस में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था क्योंकि एक डिफरेंस है। मैंने पिछले एग्जाम्पल में ये नहीं कहा था कि जो वो बॉक्स है वो जमीन पे है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि ग्राउंड में कहीं पर पड़ा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो इस केस में हम एक और फोर्स को कंसिडर करते हैं, अकाउंट में लेते हैं, जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो बॉक्स मूव नहीं कर रहा है थोड़ा दम लगाने से, थोड़े और दम लगाने से, अगर ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा तो उसका रीजन है फ्रिक्शन। तो हमें यहाँ पे भले ही हम देख के बता सकते हैं कि एक ही फोर्स है एक इस डायरेक्शन में, लेकिन देयर इज ऑल्सो एन ऑपोजिंग फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अपने आप, और वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो हमारे लगाए हुए इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। जब हम थोड़ा दम लगा रहे हैं तो जो फ्रिक्शन, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम फोर्स एफ लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन भी फोर्स एफ लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारा जो ये फोर्स है ये बैलेंस आउट हो रहा है। और ये जो केस है ये एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल बन रहा है कि हमने एक फोर्स एफ लगाया तो फ्रिक्शन ने भी फोर्स एफ लगाया और कैंसिल हो गया। अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो हम सब ने जो है नंबर लाइन पढ़ी है, हम सब ये जानते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर ये एक्स एक्सिस लो तो इस तरफ इस डायरेक्शन में हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज आती है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये प्लस एफ है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन सेम है। अब अगर हम इस फोर्स को ऑपोजिट ले, मतलब इस डायरेक्शन में, तो हम सब जानते हैं कि ये यहाँ पे सारी नेगेटिव वैल्यूज आती है। जैसे हम प्लॉट करते हैं, अगर मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं तो हम जो ये प्लॉटिंग करते हैं, ये यहाँ पे हम 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे जाते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है इसे हम पॉजिटिव एक्स मानते हैं, और यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूं तो ये -1 -2 -3 होता है। तो इसको मैं नेगेटिव एक्स कंसिडर करूंगी इस डायरेक्शन को। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है इज सेम एज दिस डायरेक्शन। तो मैं कह सकती हूँ कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है इसको मैं एफ ना मान के नेगेटिव एफ मानती हूँ, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है।
तो अब अगर मैं इस केस को कंसिडर करूं तो यहाँ पे अगर हम दोबारा से समझें कि क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, विच इज इस डायरेक्शन में एफ फोर्स, ये लग रहा है हम जो लगा रहे हैं। अब इनिशियल केस में हमने देखा कि मोशन नहीं हुआ। क्यों मोशन नहीं हुआ? क्योंकि एक ऑपोजिंग फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इसको हम कहेंगे माइनस एफ, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये माइनस एफ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखो तो ये सेम है, ये भी एफ और ये भी एफ। फर्क कितना है? ये पॉजिटिव एफ है और ये नेगेटिव एफ है। तो इसको नेट क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और ये एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। चलो ठीक है, ये तो हमने पहले केस में मान लिया कि हमने थोड़ा फोर्स लगाया था तो फ्रिक्शन था उतना ही और इसलिए मोशन नहीं हुआ। अगले केस में क्या हुआ? जब हमने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाया, तो मान लो हमने थोड़ा और फोर्स लगाया, इस फोर्स को हम मान लेते हैं F1, सेकेंड केस। तो जब हमने थोड़ा और फोर्स लगाया तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये ऑटो चेंजिंग फोर्स है। जैसे ही हमने हमारा जो फोर्स बढ़ाया वैसे ही जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी बढ़ गया। तो मतलब अगर हमने फोर्स बढ़ाकर F1 किया, F से F1 किया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ के F से F1 हो गया, और डायरेक्शन तो ऑपोजिट ही है। तो इसीलिए हमने जब इवन तो हमने अपना जो फोर्स है वो बढ़ाया, तो फ्रिक्शन ने भी अपना फोर्स बढ़ाया, और इन दी एंड फिर से ये जो केस है ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो इसकी वजह से फिर से सेकेंड केस में भी हमारा कोई मोशन नहीं हुआ, क्योंकि इसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन ऑल्सो चेंज द अमाउंट ऑफ फोर्स टू बैलेंस टू आर फोर्स। तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन भी अपना फोर्स ऑटो सेट कर लेता है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना फोर्स और बढ़ाए थोड़ा और मैं इसको F1 से F2 कर दूं, तो क्या फिर भी फ्रिक्शन इसको ऑपोजिट करके F2 करेगा? नहीं। इस केस में जो है हमारा जो फोर्स है वो F1 ही रहेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारा F-F1 ही रहेगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को नहीं ले जा सकता, तो क्या होगा? ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल बन जाएगा, जहां पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में वो ज्यादा होगा। जैसा पिछले केस में हमने देखा था, हमने एक तरफ जो स्ट्रिंग पुल की थी एक्स के अलोंग वो ज्यादा थी एक्स के अलोंग, और वाई के अलोंग कम थी। तो नेट क्या हुआ? मोशन एक्स की तरफ हो रहा था, अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल। वैसे यहां पर भी जो हम फोर्स लगा रहे हैं F2 वो ज्यादा है, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो उतना बैलेंस नहीं कर पाया, तो ये कम है F1। इसकी वजह से अगर हम नेट देखें तो देयर विल बी अ मोशन होगा। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन फोर्स को समझ सकते हैं। तो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन बस एक ऑपोजिंग फोर्स है। अगर हम फ्रिक्शन को समझे तो फ्रिक्शन इज एन ऑपोजिंग फोर्स, इट इज एन ऑपोजिंग फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है, और इस केस में हमने देखा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने अपना मैग्नीट्यूड उतना बढ़ाया जब तक उसकी हाईएस्ट लिमिट नहीं थी। जैसे इस केस में हमने देखा जो फ्रिक्शन फोर्स की हाईएस्ट लिमिट F1 थी, उसके ऊपर F2 को वो मैच नहीं कर पाया। तो इस केस में अगर मैं F2 लगाऊं, फिर और ज्यादा करूं, F3 करूं, और ज्यादा करूं, F4 करूं, कितना भी करूं, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये उसको मैच नहीं कर पाएगा, कि F1 ही रहेगा अब हर केस में। तो इसके ऊपर अगर हम कहें तो मोशन होगा, बॉक्स का मोशन बिल्कुल होगा। तो ये केस है। और फाइनली फिर से हमने देखा जब तक बैलेंस्ड फोर्स थे केस 1 और केस 2 में कोई मोशन नहीं हो रहा था। तो बैलेंस्ड फोर्स, जैसा हमने पहले भी देखा, बैलेंस्ड फोर्स डज नॉट कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। लेकिन जहां अनबैलेंस्ड फोर्स आया, मतलब जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे फोर्स को मैच नहीं कर पाया, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हुआ और देयर वाज अ नेट मोशन। इस तरफ जो है बॉक्स मूव करने लगा विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो ये हमारा केस है, और ये हम इस तरीके से फ्रिक्शन को समझ सकते हैं। तो इस केस का थोड़ा और हम फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा और हम देखते हैं। जैसे कि अगर हम एक बाइसाइकिल चलाते हैं, हम सब साइकिल चलाते हैं, और अगर हम पेडल करना बंद कर दें,
थोड़ी देर हमने पेडलिंग की, मोशन में था बाइसिकल, उसके बाद हमने जो है हमारी पेडलिंग बंद कर दी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो साइकिल है वो आके रेस्ट पे आ जाएगी थोड़ी देर बाद अपने आप। तो और ये अगर आपको याद हो, हमने इस लेक्चर को शुरू करते टाइम इनिशियली सबसे पहला एग्जांपल बॉल का लिया था जो कि रेस्ट पे था, थोड़ी देर मोशन पे आया और फिर आके रुक गया। हमने पूछा क्यों रुका वो अपने आप, वाई डिड इट कम टू रेस्ट? तो उसका रीजन है फ्रिक्शन। साइकिल अपने आप रुकी, उसका रीजन फ्रिक्शन है। जब हमने पेडलिंग छोड़ दी, वो बॉल अपने आप आके रुक गया, उसका रीजन भी फ्रिक्शन है। तो क्योंकि फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, इफ इट इज मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट, और हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दिया, जो हम इनिशियली एफ फोर्स लगा रहे थे, वो चल भी रहा था, थोड़ी देर बाद आके वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि जो हमारा फोर्स है एफ, हम और नहीं लगा रहे, तो जो हमारा फोर्स है वो कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हर टाइम एक ऑपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होता है, और इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है धीरे धीरे वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाता है, फाइनल वेलोसिटी v पे आ जाता है, जो कि हो जाती है उसकी 0, जहां पे वो रेस्ट पे आ जाता है। तो इसका रीजन है फ्रिक्शन। इवन हमारा जो बाइसिकल है, जब हम उसको पेडल करना छोड़ रहे हैं मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर रहे हैं। अगर हमारी एक्सटर्नल फोर्स लगानी बंद हो रही है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन उसको अब काम कर रहा है। तो अब ये फिर से एक अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल हुआ, जहां एक ऑब्जेक्ट पे हमारा एक्सटर्नल फोर्स बंद हो गया है और फ्रिक्शन का एक्सटर्नल फोर्स शुरू हो गया है। तो इसकी वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और यहाँ पे ये जो F है उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसका फाइनल वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट का 0 हो जाता है अपने आप थोड़ी देर बाद। तो इसीलिए हमने देखा था कि क्यों कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए नहीं चलता और आके बंद हो जाता है थोड़ी देर बाद उसका मोशन। तो इस केस में हमने मोस्टली अनबैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जाम्पल देखा है। तो यहां पर भी हमेशा, तो इसको अगर मैं एक वर्ड में जनरलाइज करूं, बहुत सिंपल जनरलाइजेशन अगर हम करें, तो हम यहां पे क्या देख सकते हैं, एक कॉमन जनरलाइजेशन वो ये होगा जो हमने पहले भी किया था। हमारे जो फोर्सेस हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? देयर इज नो मोशन, कोई मोशन नहीं होता बैलेंस्ड फोर्स में। और अनबैलेंस्ड फोर्स में मोशन होता है, देयर इज मोशन। अगर मान लो इसको मैं एक ऑब्जेक्ट की हेल्प, इस बॉक्स की हेल्प से समझाऊं, तो बैलेंस्ड फोर्स लगाया मतलब यहां पे F लगाया, इधर भी F लगाया, दोनों तरफ F इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में हमारा जो मोशन है दैट इज अनइक्वल, मतलब जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो दैट इज अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब यहाँ पे अगर F है तो यहाँ पे F1 है, मतलब दे आर नॉट इक्वल। तभी इसी की वजह से हमारा नेट रिजल्ट क्या होता है कि हमें मोशन मिलता है ऑब्जेक्ट का। तो फोर्सेस आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद हमने अगली चीज क्या देखी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक ऑब्जेक्ट अगर हम उस पर फोर्स लगाना, एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दे तो इट स्टॉप्स। और क्यों रुक जाता है वो थोड़ी देर बाद? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा होता है, जो कि है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको अगर हम लिख लें तो क्या होता है? बॉडी attains its natural state of rest if external force
इज स्टॉप्ड। अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम रोक दें तो क्या होता है, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर सम टाइम, ड्यू टू एन ऑपोजिंग फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये हमने अभी तक सारे एग्जाम्पल्स से हमने इतनी बातें समझी है कि अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दें तो क्या होगा, थोड़ी दूरी तय करने के बाद वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। और क्यों रुकेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स लग रही होगी जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, अलग अलग मोशन के लॉज डिस्कस करेंगे। 3 लॉज होते हैं, आप जानेंगे थोड़े दिनों में कि फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है। उनके सारे लॉज क्या क्या कहते हैं, उनके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, हम ये देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।